ग्रेविटेशनल फील्ड देखो क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास क्या होती है, उसके बाद हम फर्दर फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जैसे फील्ड का मतलब क्या होता है, रीजन होगी, एरिया होता है। तो सपोज कर लें कि मेरे पास ये अर्थ है और यहाँ पे अर्थ के सपोज कीजिएगा यहाँ पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा जिसका मैस m है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आपके पास लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी फील्ड मौजूद है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं दूर लेके चला जाऊँ सच दैट कि वहाँ पे ये ज़मीन की तरफ ना अट्रैक्ट हो, इसका मतलब वो फील्ड से बाहर चला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस बात को लिख सकता हूँ, इस डेफिनेशन को लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि द रीजन अराउंड अर्थ where it exerts where it exerts gravitational field on any other objects। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बजाय आप कर लें ग्रेविटेशनल फोर्स कर दीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ना हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ represented by gravitational field lines that are directed towards center of earth। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं वैसे फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास एक फील्ड लाइंस इस तरह से ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट भी आपके पास मूव करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड्स हैं किन किन के सराउंडिंग में फील्ड पॉसिबल है वो ज़रा देख लीजिएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सराउंडिंग में होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अराउंड द अर्थ, ये आपके पास हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक और फील्ड होती है, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं हमसे, या आप इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड द चार्ज, किसी चार्ज के गिर्द में फील्ड अगर हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। थर्ड आपके पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके गिर्द होती है, इट इज अराउंड द मैग्नेट। तभी तो वो मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, और ऐसे ही हमारे पास कोई भी चार्ज जो है वो किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलें अब देखिएगा हमारे पास जो फील्ड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है फील्ड को, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एक तरफ आप लिख लें कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरी तरफ आप लिख लें नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लिखिएगा।
नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लिख लीजिएगा। अच्छा, अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास क्या होती है, इसको आपने समझना है थोड़ा सा। अगर मैं कंजर्वेटिव फील्ड की बात करूं तो ये आपके पास क्या होगा कि पहली बात इसके अंदर ये आ जाती है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर कि अ फील्ड इन विच वर्क डन is independent of path. Work done is independent of the path. Work done is independent of the path followed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिएगा आपके पास ये एक ए पॉइंट है और ये आपके पास एक बी पॉइंट है। आप यहाँ से पहले किसी और सी पॉइंट पे चले गए और सी पॉइंट से फिर आप बी पॉइंट पे चले गए। इसको आप कहते हैं लेट दिस इज द पाथ 1। ऐसे ही आपके पास एक पाथ ले लें, ए से आप डायरेक्ट किधर चले गए, बी पे चले गए, इसको आप पाथ 2 कह दें। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पाथ आप चूज़ कर लें कि लेट्स आपके पास एक पाथ ये वाला है और फिर आप बी पॉइंट पे चले गए। इस पॉइंट को आप कह दें लेट्स आपके पास ये पॉइंट क्या है, ई है। अब ए से आप ई पे चले गए, ई से फिर आप बी पे चले गए। आपने 3 डिफरेंट पाथ्स को चूज़ किया, लेकिन 3 डिफरेंट पाथ्स के ऊपर फिर आपने वर्डन को कैलकुलेट किया तो वर्क जिसका आंसर पाथ 1 से आया है वो सेकंड वाले से भी आ गया है और वो आपके पास थर्ड वाले से भी आ गया है। तो वर्डन चूंकि बराबर आ गया है इसलिए आप इसको बोलेंगे कि ये वर्क क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। क्लियर बेटे, इसको हम बोलेंगे पहले कंडीशन बन जाएगी किसकी, कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन बन जाएगी। सेकंड आपके पास जिसकी कंडीशन क्या बनती है कि सेकंड कंडीशन बनती है कि वर्क डन around a closed path, were done around a closed path is a 0। ठीक है, क्लोज पाथ पे इसका वर्डन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्लोज पाथ पे वर्डन 0 का क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सपोज कर लें कि एक पाथ ऐसा चूज़ कर लेता हूँ कि वो जहाँ से स्टार्ट किया मैंने एंड उधर ही कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो आपका क्लोज पाथ बन जाएगा। तो उस पाथ के अकॉर्डिंग अगर मैं वर्डन कैलकुलेट करता हूँ तो उसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक पाथ है, मैं वैसे समझाने के लिए यहाँ पे कुछ एक पाथ चूज़ कर लेता हूँ कि सपोज कर लें कि मेरे पास एक पाथ है, ये एक पाथ आपके पास हो गया। इस तरह से ये सेकंड और ये आपके पास सपोज कर लें कि मेरे पास पॉइंट मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये पॉइंट आप कहते ए है, ये पॉइंट आप कह दीजिएगा बी और ये पॉइंट आपके पास क्या है, सी। अब ए से मैं बी गया, बी से सी और सी से फिर मैं वापस ए पे आ गया, तो ये क्लोज पाथ बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन क्लोज पाथ पे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसका आंसर 0 आएगा। लास्ट जो पंजाब की टेक्स्ट बुक देखें या पुरानी बुक देखें उसमें कंप्लीट इसकी डेरिवेशन थी, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि बेटे कि यहाँ पे वर्डन क्लोज पाथ में 0 हो जाए तो वो कंजर्वेटिव फील्ड के कंडीशन में आ जाता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्डन इन द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू वर्ड 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड है,
वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड में आ जाता है, और इसी तरह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपके पास क्या बन जाती है, ये कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन में आ जाता है। तो दीज आर द कंडीशन ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड। ये आपके पास इसकी हमारे पास आ गई डेफिनेशन वगैरह। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना पॉइंट्स हैं बेटे। एक तो टोटल वर्डन क्लोज पाथ में जीरो हो गया, इसको आपने याद रखना है। फिर अगर क्लोज पाथ हो ना, ये सारे कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ ये क्लोज पाथ के लिए, तो क्लोज पाथ के लिए वर्डन जीरो हो गया, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द क्लोज पाथ जीरो हो जाएगी। इसी तरह से चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि क्लोज पाथ में अगर हो तो वर्डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो ये उसकी एग्जांपल आ जाएगी बेटे। अब आ जाए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास, इसमें क्या होता है। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्क डन is dependent upon या on the path followed। अब कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बन जाएगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी ए से बी जाते हुए, उसी एग्जांपल को कोड कर ले यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसी पाथ को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्क की वैल्यू वन पाथ से आई है वो सेकेंड वाले पाथ से नहीं आएगी, और वही बिट आपके पास थर्ड पाथ से भी नहीं आएगी। तो क्लोज पाथ पे वर्डन आपका सेम नहीं होगा, तो इट मीन्स कि आपके पास क्या बन जाएगा, ये वर्डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बन जाएगा। सेकंड जो आपके पास है, क्योंकि क्लोज पाथ की बात हो रही है, मैं यही बात सारे डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड इसमें ये है कि टोटल वर्डन जो होगा, यहाँ पे मैं दूसरी बात पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपके पास लिखता हूँ कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, टोटल वर्डन फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। सो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी will not be equal to 0 and the change in the potential energy will not equal to 0। लेकिन ये सारी कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है फॉर द क्लोज्ड पाथ। ये आपके पास क्या बन जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बन जाएगी, एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल बन जाएगी। अब यहाँ पे जो आपने ये पॉइंट लिख लिया है बेटे, इस पर आप कह सकेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एग्जाम्पल बता दें इसकी, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास जाती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन में आ जाता है, वो आपके पास आ गई। फिर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो भी आपके पास नॉन कंजर्वेटिव के केस में आ जाता है। इसी तरह से जो आपके पास विस्कस ड्रैग फोर्स है वो भी आपके पास क्या है, दिस इज दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो आप दो करेक्टरिस्टिक तो ये लिख लेंगे, साथ में आप तीसरी भी मेंशन करते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं बेटे यहाँ पे कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये इसके केस में मैं थर्ड यहाँ पे लिखता हूँ कि जो वर्क होता है, वर्क इज रिवर्सिबल। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये आपका इरिवर्सिबल हो जाता है। ये आपके सारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के केस में आ जाता है। ठीक, अच्छा,
अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल स्टार्ट होता है वो है एनर्जी का। तो एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल हमारा है एनर्जी। एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम लिखते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी की काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं क्या है? एनर्जी कहा जाता है। अब जो हमारी डिस्कशन एनर्जी के लिहाज से होती है वो सबसे पहले आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या होती है? आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी एनर्जी विच इज ड्यू टू पोजीशन प्लस मोशन। तो उसको हम कहते हैं क्या है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी कि पोजीशन की वजह से भी हो और मोशन की वजह से भी हो, तो उसको हम कहेंगे क्या है? सीधा मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन को स्प्लिट कर लें। अगर मैं बात करूं ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, एक ये हो जाएगा। सेकंड, इट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। डेफिनेशन अलग कर ली मैंने। तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी होगी इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। और इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल में लिखता हूं, कार मूविंग ऑन अ रोड, तो ये काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल हो जाएगी। इसकी एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? जैसे एक बॉडी है, आप उसको अपवर्ड किसी हाइट पे लेके चले गए, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? ग्राउंड होगा। तो इसके लिए आप बोलेंगे तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैं पहले काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद ही जाके फिर हम डेफिनेशन पे डेरिवेशन पे आ जाएंगे कि किस तरह से हमने फिर काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करना है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लिखेंगे डेफिनेशन। तो आप बोलेंगे इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी which is due to motion। जिस तरह कार मूविंग है तो इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। फिर आप लिखेंगे सिंबल। तो सिंबल इसका क्या होता है? के और डॉट और ई, के फॉर काइनेटिक एंड ई फॉर एनर्जी। फिर आप लिखेंगे इसका फार्मूला। तो फार्मूला इसका क्या है? इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये इसका फार्मूला होता है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इसकी नेचर। तो नेचर इसकी क्या बन जाएगी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आप लिखेंगे इसका यूनिट। तो मैस की होती है केजी, स्पीड की है मीटर पर सेकेंड और उसके ऊपर स्केयर है। सो केजी मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर इज इक्वल्स टू जूल। तो ये जूल के बराबर होता है। अब यहीं से वो आपसे पूछ सकता है कि 1 जूल को डिफाइन कर दे। तो लास्ट लेक्चर में हमने 1 जूल को डिफाइन किया हुआ था वर्क के केस में, तो एग्जैक्टली वही डेफिनेशन बन जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 जूल। आप उसी तरह से लिखिएगा कि अगर मेरे पास मैस कितना हो, 1 kg हो और वो मूव कर रही हो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो उसको हम बोलेंगे क्या है? 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी रख रहा है। तो वो जूल की डेफिनेशन आप जो प्रीवियस लिखी हुई है आपने उस लेक्चर के अंदर, आप उसको एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो आपने वर्क के लिए कंडीशन पड़ी हुई थी। यहाँ से एक छोटा सा सवाल बनता है,
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको पहले कर भी चुके हैं। वाई kinetic energy is a scalar quantity। जी, कोई आंसर देना चाहे? वाई kinetic एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, जरा देखें, आप लिखेंगे kinetic एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, जरा देखिएगा, एस kinetic एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है 1/2 m v स्केयर। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि kinetic एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m v डॉट v। तो इट इज बेसिकली, यहां पे देखिएगा, इट इज बेसिकली सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ velocity which is equal to square of its magnitude। और स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, एक स्केलर आंसर देगा। इसलिए आप कहेंगे कि बेटा आपके पास ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये बेटे कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको यहाँ से क्लियर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है, इसके बाद फिर इसकी डेरिवेशन है। सपोज कर लें कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो पूछ सकता है आपसे कि डिराइव द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे इसके डेरिवेशन का आगाज़ करते हैं हम। सबसे पहले जब आप डेरिवेशन लिखेंगे तो डेरिवेशन के लिए आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो भी लिख सकते हैं। ये 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होता है कि बेटा काइनेटिक एनर्जी को हमने किस तरह से डिराइव करना है। अब यहाँ पे क्या है, आप उस तरह भी करना चाहें बेटे, जैसे आप करना चाहें उसको आप रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, लेट अस कंसीडर a situation in which all the burden is burden transfer, only kinetic energy to a cricket ball। ठीक है, एक बॉल है, इसको सिर्फ किनेटिक एनर्जी आपके पास प्रोवाइड करता है। इनिशियली ये जो आपका बॉल है, यहाँ पे देखिएगा, वो आपके पास क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियली द बॉल इज एट रेस्ट, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट बॉल, ये पहले आपके ग्राउंड सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, सो ये आप क्या करता है, ये डिस्प्लेस होता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सपोज कीजिएगा ये आपके पास बॉल है एंड द फाइनल वेलोसिटी इज लेट्स से आपके पास v के बराबर है। तो ये बात आप इस तरह से लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ बॉल इज initially at rest and a horizontal force is applied on a ball that covers displacement and achieve a velocity, या कह दें कि फाइनल वेलोसिटी
विच इज़ इक्वल टू वी एफ एंड विच इज़ इक्वल टू वी। अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास चूंकि वर्क परफॉर्म हो गया, वर्क इज सेड टू बी डन, सो वर्क विल बी इक्वल टू वर्ड एफ इंटू एस, बिकॉज वर्डन परफॉर्म हुआ है। सो दिस वर्डन will be stored in the form of, appears in the form of kinetic energy, so which is equal to Fs। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इक्वेशन नंबर ए का दे दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है बेटे कि एस जो फोर्स होता है वो बराबर होता है एम ए के। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। एस हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर। हमें एस चाहिए यहाँ पे, एस इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर डिवाइडेड बाय 2a। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें बेशक। आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर ए, वी गेट। आप जब इसको ए में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपका बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, फोर्स की जगह हमने क्या पुट किया एम ए, और हमारे पास एस की जगह पुट किया हमने क्या वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर डिवाइडेड बाय 2a। ए से कैंसिल हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 m इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर। ठीक है, अब ज़रा देखें, चूँकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 एंड द फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर थी v के, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बराबर था 1 डिवाइडेड बाई 2 m, ये बनेगा v स्केयर और ये क्या बनेगा 0 का स्केयर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्ड 1/2 m v स्केयर। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। सो ये हमारे पास सारे के सारे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन के लिहाज से थी। तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे।